Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, रीट एग्ज़ाम मॉडल पेपर 2020 का ये टेस्ट नंबर 2 लेवल 2 SST के लिए एक टेस्ट पहले पिछले संडे मैंने पूरे 150 प्रश्नों का अपलोड किया था और आज भी 150 प्रश्नों का ये टेस्ट है। इसमें आपको पार्ट 1 में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत 30 क्वेश्चन, भाग 2 भाषा फर्स्ट आपके हिंदी यहाँ पर ली है, जिसके भाषा 2 हिंदी है वो भी इसको कर सकता है। इसके भी 30 क्वेश्चन, भाग 3 में भाषा 2 संस्कृत ली है तो जिसके भाषा फर्स्ट संस्कृत है वो भी इसको कर सकता है, इसके भी 30 क्वेश्चन। और सामाजिक शिक्षण के प्रश्न नंबर 91 से लेकर के प्रश्न नंबर 150 तक बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ही शानदार NCERT RBSC की जो पुस्तकें हैं उनमें से ये क्वेश्चन बनाए गए हैं साथियों। तो बिल्कुल आप पूरा टेस्ट जरूर करें, बहुत ही शानदार ये टेस्ट होने वाला है। टारगेट रखना है कम से कम 110 क्वेश्चन आपके हो। मित्रों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल निःशुल्क टेस्ट सीरीज के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का ये आइकन है साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले साइकोलॉजी की क्लास देखेंगे, साइकोलॉजी की टेस्ट 30 क्वेश्चन, फिर उसके बाद हिंदी, संस्कृत और सामाजिक के पूरे 60 प्रश्न को। आपका पहला प्रश्न आता है साथियों, बिल्कुल रजिस्टर पास में रखना है, मैं वापस कह रहा हूँ। प्रश्न नंबर 1 साइकोलॉजी का फर्स्ट प्रश्न है, विद्यार्थी चित्र बनाना सीखते हैं या नहीं, इसका पता लगाने के लिए बनाए गए प्रश्न निम्न में से किस उद्देश्य से संबंधित होंगे। विकल्प है ज्ञान, कौशल, ज्ञानोपयोग और रुचि। 2 घंटे का टाइम है, ठीक है, तो आराम से सोच समझकर आंसर दीजिएगा। बिल्कुल आपके पास बहुत ही टाइम में देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो मित्रों, राइट आंसर क्या रहेगा बताइए। इसका सही आंसर रहेगा आपका दूसरा विकल्प, कौशल, क्योंकि जहाँ कहीं भी चित्र बनाने की बात की जाती है वो हमेशा कौशल के अंतर्गत आ जाता है। इस चीज़ को हमेशा ही ध्यान में रखना है कि एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है जिसमें चित्र बनाने की अगर बात कर रहा है तो 101% कौशल में ही रहेगा, ठीक है साथियों। सेकंड प्रश्न देखेंगे, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से उत्तर देना है और बिल्कुल अपनी ओएमआर शीट पर लिख करके ईमानदारी से, क्योंकि अगर आप कुछ भी करोगे, अगर आपके क्वेश्चन गलत है और फिर भी आप लिख देते हो कि ये सही क्वेश्चन है, तो भाई आप खुद के साथ धोखा कर रहे हो। यहाँ पर आपका कोई सिलेक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पर आपकी तैयारी करवाई जा रही है। सिलेक्शन यहाँ से नहीं होगा, मैं आपको पहले कह रहा हूँ। एग्ज़ाम में सही करोगे प्रश्न तब सिलेक्शन होगा आपका, लेकिन यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, बिल्कुल ईमानदारी से मेरे पास क्वेश्चन के आंसर भेजना साथियों, नहीं तो आप खुद की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। चलिए दूसरा विकल्प है, दूसरा प्रश्न अभिकर्मित अधिगम प्रक्रिया की वैयक्तिक विभिन्नताओं का ध्यान रखा जाता है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि, मतलब ये क्वेश्चन यूँ पूछ रहा है कि आपने अभिकर्मित अनुदेशन के बारे में सभी ने सुना होगा, उसमें वैयक्तिक विभिन्नताओं का ध्यान रखा जाता है। इसका मतलब क्या है कि विद्यार्थी अपनी गति से सीखते हैं, सामग्री बहुत रोचक होती है, सामग्री को आसान ढंग से प्रस्तुत किया जाता है और सामग्री बहुत आकर्षक होती है। तो साथियों यहाँ पर आपको सही आंसर देना है। आराम से सोचिए प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, पहले उसको देख लीजिए। आप क्या पूछ रहे हैं प्रश्न कि अभिकर्मित अनुदेशन में वैयक्तिक विभिन्नताओं का ध्यान रखा जाता है, इसका मतलब है कि विद्यार्थी अपनी गति से सीखते हैं। प्रथम विकल्प आपका सही रहेगा, क्योंकि मित्रों इसमें क्या किया जाता है कि जो छात्र है वो स्वयं करके भी सीखेंगे और खुद की गति से भी सीखेंगे। प्रथम विकल्प सही है इसका प्रश्न नंबर 2 में। नेक्स्ट प्रश्न 3 देखेंगे। आपका तीसरा प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें इदम एवं परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। दूसरा है विकल्प, इदम एवं अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। तीसरा विकल्प है, अहम एवं परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। और चौथा है, मजबूत अहम को बनाया जाता है। तो साथियों यहाँ पर आपका जो सही आंसर है
वो है चौथा विकल्प, मजबूत अहम को बनाया जाता है, जिसको ईगो भी कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसका राइट आंसर तो चौथा नहीं है, कोई और राइट रहेगा, दूसरा वाला विकल्प। हो सकता है आपके दिमाग में ये ख्याल आया हो, लेकिन साथियों संतुलित व्यक्तित्व का मतलब क्या है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई 3 प्रकार के व्यक्तित्व सिगमंड फ्रायड ने बताए हैं। एक तो इदम वाले, एक अहम वाले और एक परम अहम वाले। इदम वाले व्यक्ति किस प्रकृति के होते हैं? पार्श्विक प्रकृति के, मतलब पशुओं की प्रकृति के। परम अहम वाले देवता के प्रकृति के होते हैं। और जो अहम वाले व्यक्ति होते हैं, मतलब ईगो वाले, वो होते हैं मानवीय प्रकृति के, मतलब वो कोई भी कार्य ऐसा नहीं करते हैं जिससे उनको खुद को भी हानि हो और दूसरों को भी हानि हो, या फिर दूसरों को हानि हो और खुद को फायदा हो। ऐसा कार्य अहम व्यक्ति वाले नहीं करते हैं, क्योंकि इनको पता होता है, ये आगे पीछे का देखते हैं। वो कहते हैं ना सोच समझकर काम करने वाले, मतलब खुद का फायदा भी देखते हैं, दूसरे का फायदा भी देखते हैं, अहम वाले। तो इन दोनों के बीच सामंजस्य करने वाला सबसे संतुलित व्यक्ति नहीं होता है, बल्कि जिसका अहम मजबूत हो साथियों, जिसका मजबूत अहम बना लिया, मतलब जो सामाजिक रूप से बहुत ही अच्छा है, उसका अहम बहुत अच्छा होता है। इसलिए चौथा विकल्प सही है, मजबूत अहम को बनाया जाता है। अब ये क्वेश्चन जो है वो 2016 की जो भर्ती है उसमें आया हुआ है, और मैंने खुद ने भी शायद इस क्वेश्चन में दूसरा ही विकल्प लगाया था और मेरा प्रश्न गलत हो गया। चौथा विकल्प सही रहेगा आपका प्रश्न नंबर 3 में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को अच्छी तरह से याद रखना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न 4 पे देखेंगे। आपका चौथा प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बात की गई है, मतलब एनसीएफ 2005 के बारे में यहाँ आपसे पूछ रहा है। विकल्प प्रथम है ज्ञान स्थायी है, वह दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता है और इसकी रचना होती है। दूसरा है शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र पर हो। तीसरा है विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर हो, और इनमें से कोई नहीं। साथियों एनसीएफ 2005 में किसकी बात की गई है, आपको राइट आंसर देना है, और इसका जो सही आंसर है वो है कि ज्ञान कैसा है, एक स्थायी है ज्ञान, और वह दिया जाता है और उसे ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना भी होती है। प्रथम विकल्प सही रहेगा चौथे प्रश्न में। बिल्कुल आप लिखते जरूर चलना कि कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और किसी भी क्वेश्चन पर डाउट हो तो बिल्कुल लिख देना, मैं बिल्कुल उसका सॉल्यूशन, या फिर वो कहते हैं ना रीट लगाई जाती है जैसे भर्तियों पर क्वेश्चन जो डाउटफुल लगते हैं, तो यहाँ पर भी आप रीट लगा सकते हो और उसमें सुधार कर दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 5, आपके 5वां प्रश्न है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, सोच समझकर आंसर दीजिएगा। पियाजे के अनुसार, पियाजे का क्वेश्चन हर बार आपके रीट में भी आएगा, 101% आएगा। विकास की पहली अवस्था जन्म से लेकर के 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है इंद्रियों द्वारा, शब्दों द्वारा, अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा और भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग से। तो राइट आंसर बताइए प्रश्न नंबर 5 में। साथियों बिल्कुल आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, मैं पहले भी कह चुका हूं, आपका जो सही आंसर है वो रहेगा यहाँ पर इंद्रियों द्वारा, क्योंकि इस अवस्था में भाई उम्र कितनी है उसकी, जन्म से लेकर 2 वर्ष, बिल्कुल छोटा है, और उसकी इंद्रियां ही सक्रिय ज़्यादा रहती है साथियों, तो इंद्रियों के माध्यम से ही वो ज्ञान को अर्जित करता है। प्रथम विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 5 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। आपके 6ठा प्रश्न है, ये देखिए आपका 6ठा प्रश्न, मूल्यांकन का अर्थ क्या है। 4 विकल्प रहेंगे आपके सामने, बेस्ट विकल्प का चयन करना है, इंपॉर्टेंट, सोच समझकर आंसर दीजिएगा कि मूल्यांकन का इनमें से क्या अर्थ रहेगा। धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेवल करना, जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना, अधिगम की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना, और उत्पादन जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार की गई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना। तो साथियों राइट आंसर बताना है प्रश्न नंबर 6 में, मूल्यांकन का इनमें से क्या अर्थ रहेगा।
साथियों इसका जो सही आंसर है वो रहेगा चौथा विकल्प कि उत्पादन जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार की गई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना। छठे में चौथा विकल्प। हालांकि इसका तीसरा विकल्प भी राइट रहता है, मतलब राइट मिलता है बुक्स में, लेकिन साथियों इस क्वेश्चन का चौथा ही बेस्ट विकल्प है, तो इसके बारे में आप कमेंट करके जा सकते हो, लेकिन मेरा आंसर यहाँ पर चौथा विकल्प रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न 7, आपके 7वां प्रश्न है वर्तमान स्कीमा के द्वारा बाहरी दुनिया को समझने की प्रक्रिया कहलाती है संगठन, आत्मसातीकरण, समायोजन और तादात्म्यकरण। तो साथियों देखिए सभी को जीन पियाजे से संबंधित ये क्वेश्चन है, आपको सभी को ये पता होना चाहिए। ये जो छोटे छोटे शब्द है एग्जाम में हर बार आ रहे हैं, चाहे वो लेवल 1 में आ जाए नहीं तो लेवल 2 में आ जाए, और हो सकता है दोनों लेवल में पूछ लिए जाते हैं ये। साथियों जो आपका वर्तमान स्कीमा होता है इसके द्वारा बाहरी दुनिया को जो समझने की प्रक्रिया है उसको आत्मसातीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आत्मसातीकरण। दूसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 7 में। अगला प्रश्न 8 देखेंगे, निम्न में से कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है? वाचन परिशुद्धता, गति तथा बोध की समस्याएं, सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय, लिखने की धीमी गति और छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने की कठिनाइयाँ। तो मित्रों यहाँ पर जो सही आंसर है उसको आपको बताना है कि डिसलेक्सिया का मतलब क्या, कौन सी विशेषता नहीं है। तो मित्रों आपका जो सही आंसर है वो रहेगा सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय। अब आप पढ़ते होंगे कोचिंगों में भी आपने पढ़ा होगा या किताबों में भी कि डिसग्राफिया लिखने की अक्षमता होती है, ऐसे कुछ पढ़ा होगा, है ना। तो फिर आप सोच रहे होगे कि ये तो डिसलेक्सिया, इसलिए आपका तीसरा विकल्प सही हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है साथियों। डिसलेक्सिया के अंतर्गत भी लिखने की धीमी गति होती है और डिसग्राफिया के अंतर्गत लिखने की अक्षमता होती है, लिखने में गलतियां। ठीक है, यहाँ पर धीमी गति की बात की जा रही है, इसलिए तीसरा विकल्प गलत है। यहाँ पर सीधा या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय करना ये डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है। दूसरा ही विकल्प 101% सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन मैंने बिल्कुल एग्जाम लेवल के बनाए हैं, या फिर जो एग्जाम में आ चुके हैं और वो एग्जाम में आए हुए प्रश्नों का भी लेवल जो हाई है वो प्रश्न मैंने इस टेस्ट में लिए। पूरे 150 प्रश्न आपको सोल्व करना है, 2 घंटे का टाइम है, और मैं गारंटी देता हूं कि इन 2 घंटे में आप जीवन में कुछ नया सीखोगे, कुछ नया अनुभव करोगे, और बिल्कुल जो आपकी तैयारी चल रही है उसमें 4 चांद लगाने की गारंटी मैं देता हूं। प्रश्न नंबर 9, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकल्प प्रथम, यह अध्यापक एवं शिक्षा से संबंधित व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। विकल्प नंबर 2, यह किसी विशिष्ट समाधान के लिए किया जाता है। विकल्प 3, व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें भी किया जाता है। और चौथा विकल्प है स्थानीय स्तर पर ये राजमार्गो नहीं है यार, रोजमर्रा है। यहाँ पर क्या है? ये रोजमर्रा की समस्या के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। तो साथियों बताया राइट आंसर प्रश्न नंबर 9 में है कि कौन सा क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में कथन सत्य नहीं है। मित्रों शायद सोच लिया होगा आपने, और आपका राइट आंसर है तीसरा विकल्प, इसमें सूचना संकलन का कार्य नहीं किया जाता है मित्रों, इसलिए तीसरा विकल्प सही है। बाकी प्रथम विकल्प जो है बिल्कुल अध्यापक और शिक्षा से संबंधित व्यक्ति करते हैं, विशिष्ट समाधान के लिए करते हैं, और रोजमर्रा की समस्या की समाधान के लिए भी किया जाता है। ओनली तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न नंबर 10, देखिए 10वें प्रश्न को, आप इस प्रश्न में डाउट आपको होने वाला है। एक बार प्रश्न को देख लेते हैं। पियाजे के अनुसार विकास की अवस्था में वह अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है कि यद्यपि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है फिर भी वह अस्तित्व में है, वह अवस्था कहलाती है संवेदी गामक अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त प्रयोगों का काल। तो साथियों
इसका सही आंसर है संवेदीगामक अवस्था। प्रथम विकल्प आपका सही रहेगा। प्रश्न नंबर 10 में हमें कमेंट करके जरूर बताएं, कमेंट करके मत बताएं, वो मैसेज भेज के बताएं कि कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर आपको मेरिट लाना है तो 10:10 से और 10:15 या 20 मिनट तक आप मेरे पास मैसेज भेज सकते हो। व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको दे दिया है, कल मैं लाइव आया था, तो आप उसी का आधार पर आपको मैसेज करना है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 पे चलते हैं। आपका 11वां प्रश्न है, संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को किस वर्ष समवर्ती सूची में रखा गया? 1952, 1976, 1986 और 1992। तो साथियों, संविधान में संशोधन करके शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया था 1976 में। दूसरा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा आपका। अगला प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उलझा हुआ प्रश्न भी आप इसको कह सकते हो। निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है, तो आपको पहले तो निर्माणात्मक और योगात्मक मूल्यांकन में अंतर समझ आना चाहिए। निर्माणात्मक मूल्यांकन है, इसको रचनात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं, और एक और होता है योगात्मक मूल्यांकन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं समेटिव असेसमेंट। और जो निर्माणात्मक मूल्यांकन है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो यहाँ पर आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट या रचनात्मक या निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य बताना है। विकल्प 1, प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना। विकल्प 2, विद्यार्थियों की समझ का पता लगाना। तीसरा विकल्प है अध्यापक के उद्देश्यों की पूर्ति का पता लगाना और ग्रेड्स प्रदान करना। तो मित्रों, यहाँ पर राइट आंसर देना है। आपका राइट जो आंसर है वो है प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना। प्रथम विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 12 में। बाकी ग्रेड्स प्रदान करना योगात्मक में आ जाता है, और ये जो दूसरा विकल्प वाला है विद्यार्थियों की समझ का पता लगाना, वो भी आपके योगात्मक में आ जाता है। प्रथम विकल्प बेस्ट रहेगा प्रश्न नंबर 12 में। अगला प्रश्न 13, सत्य कथन है, सत्य कथन का चयन करना है साथियों आपको। प्रथम विकल्प है चिंतन मानसिक क्रिया है जिसमें प्रतिमा, प्रतीक, तर्पणा, समस्या समाधान शामिल होते हैं। सेकंड विकल्प है समस्या समाधान विधि में यादृच्छिक अन्वेषण विधि व स्वतः शोध अन्वेषण विधि शामिल होती है। तीसरा है चिंतन में भाषा हमेशा शामिल नहीं होती है। और चौथा है उपयुक्त सभी। तो साथियों राइट आंसर बताइए। आपका राइट आंसर है उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सभी कथन ही सत्य है। चिंतन में भाषा हमेशा शामिल नहीं होती है, बिल्कुल ये भी सही बात है। ये क्वेश्चन तो आया हुआ है रीट में कि चिंतन के लिए आवश्यक नहीं है, तो यहाँ पर एक भाषा वाला विकल्प था। तो भाषा आवश्यक नहीं होती है, भाषा उपस्थित होती है चिंतन में, लेकिन हर बार भाषा हो ऐसा जरूरी नहीं है। अन्वेषण विधि भी शामिल होती है, मानसिक प्रक्रिया भी है, इसलिए चौथा विकल्प सही रहेगा प्रश्न 13 में। नेक्स्ट प्रश्न 14, ये 14वां प्रश्न आप गलत करने वाले हो। लॉरेंस कोहलबर्ग का नाम सभी ने सुन रखा होगा, नैतिक विकास से संबंधित है, के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे 3 चरणों का अनुसरण करते हैं। अब देखो यहाँ पर उम्र नहीं दे रखी है, सिर्फ प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे, मतलब जो कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे हैं। अब उनकी उम्र सीमा भी अलग है। जो 1 में पढ़ रहा है उसकी उम्र सीमा 6 है, और जो 5 में पढ़ रहा है उसकी उम्र सीमा आपके 11 है। मतलब 6 वर्ष से लेकर 11 वर्ष के जो बच्चे हैं वो 3 चरणों का अनुसरण करते हैं। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है ये। विकल्प 1 है आज्ञा पालन एवं दंड उन्मुखीकरण, वैयक्तिकता और विनय में, अच्छे अंतः वैयक्तिक संबंध, और सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत अधिकार। तो साथियों ये 4 तो आपके सामने बिंदु है। विकल्प है 1 और 2 सही है, 2 और 4 सही है, 1 और 4 सही है, और 1 और 3 सही है।
तो मित्रों यहाँ पर आपको राइट आंसर देना है। इसका राइट आंसर क्या है? प्रश्न 14 में आपका सही आंसर है, देखिए प्रश्न को समझ लीजिए, 5 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक के जो बच्चे हैं वो किसका अनुसरण करते हैं? राइट आंसर है मित्रों आपका इसमें प्रथम बिंदु भी सही है और चौथा बिंदु भी सही है, मतलब यहाँ पर तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 14 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, आपके 15वां प्रश्न है, प्रयोगात्मक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? समय विशेष में विभिन्न कार्य पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादन किया है का पता लगाना, अधिगम को सुगम बनाना एवं ग्रेड प्रदान करना, ऐसे विद्यार्थियों का पता लगाना जो अपने साथियों के समकक्ष संप्राप्ति में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं, और अगली इकाई अनुदेशन से पूर्व प्रगति का पता लगाना। तो साथियों प्रयोगात्मक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य रहेगा? राइट आंसर बता दीजिए प्रश्न नंबर 15 में। आपका राइट आंसर है प्रथम विकल्प, समय विशेष में विभिन्न कार्य पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादन किया है इसका पता लगाना इसका मुख्य उद्देश्य होता है साथियों। तो प्रथम विकल्प सही है प्रश्न 15 में। नेक्स्ट प्रश्न 16, निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की नहीं है? जो विद्यार्थी सामाजिक रूप से वंचित रहते हैं उनकी विशेषता नहीं है, ये पूछे आपसे। बालकों की देखभाल के अनुभव उन्हें स्कूल के लिए प्रभावशाली ढंग से तैयार नहीं करते, नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती, व्यापक एवं विविध अनुभवों को प्राप्त करने का मौका नहीं मिलता, और विद्यालय में अच्छा करने के लिए कभी प्रेरित नहीं किया जाता। अभी नहीं है, ये कभी है, कभी प्रेरित नहीं किया जाता। तो बताइए सामाजिक रूप से जो वंचित वर्ग के विद्यार्थी है उनकी कौन सी विशेषता नहीं है? मित्रों राइट आंसर है विकल्प 2, नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती। देखिए चाहे वो सामाजिक रूप से वंचित ही क्यों न हो, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी देखभाल तो उनको मिल सकती है। दूसरा विकल्प इसलिए आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 16 में। नेक्स्ट प्रश्न 17 पे चलते हैं साथियों। आपके 17वां प्रश्न है, अभिरुचि का अर्थ होता है वैयक्तिक योग्यताओं एवं विशेषताओं का योग, केवल अच्छी आदतों का समूह, अनुशासनहीन बने होने की जिद और मूल प्रवृत्तियों का आधिक्य है। तो साथियों अभिरुचि का मतलब क्या है? राइट आंसर बता दीजिए। आपका प्रथम विकल्प सही है कि वैयक्तिक योग्यता एवं विशेषताओं का जो योग है वही अभिरुचि का अर्थ कहलाता है। प्रथम विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 17 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18, जेरोम एस ब्रूनर के बारे में असत्य कथन है। विकल्प 1 है, विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है। विकास की 4 अवस्था होती है। विकास एक आंतरिक अवस्था होती है और संरचनात्मक अधिगम की व्याख्या इन्होंने की है। साथियों राइट आंसर बताइए जेरोम एस ब्रूनर के बारे में असत्य कथन। मित्रों राइट आंसर है आपका दूसरा विकल्प, विकास की इन्होंने 4 अवस्थाएं नहीं बताई है। मित्रों जेरोम एस ब्रूनर ने 4 अवस्थाएं नहीं बताई है, इसलिए दूसरा विकल्प सही है। बाकी संरचनात्मक अधिगम की व्याख्या की है और विकास एक आंतरिक अवस्था है ये भी बताया है। विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखा सकते हो ये भी बताया है। आपका दूसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 18 में। नेक्स्ट प्रश्न 19 देखिए, प्रश्न नंबर 19 को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ पर आधारित। सीखना समृद्ध हो जाता है यदि कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, आंशिक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए और शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे। तो समृद्ध कब हो जाता है सीखना? राइट आंसर बताइए। जी हाँ मित्रों, दूसरा विकल्प सही है कि जब आंशिक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाता है और विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाता है, तब सीखना समृद्ध हो जाता है, आसानी से छात्र सीख पाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20, अधिगम निर्योग्यता वाले बालकों में प्रकरण संबंधी निम्न में से किस प्रकार की कमी पाई जाती है?
संख्याओं संबंधी सूचनाओं को याद करने में समय एवं दिशा की कम समझ होती है, प्राय अत्यधिक सक्रिय व्यवहार करते हैं, मांसपेशियों पर कम नियंत्रण होता है और कम मानसिक सक्रियता होती है। यहाँ पर आपको चारों ही विकल्प सही लग रहे होंगे, लेकिन सबसे बेस्ट आंसर जो है वो रहेगा आपका प्रथम विकल्प। किनमें संख्याओं संबंधी सूचनाओं को याद करने में समय लेते हैं और दिशा की भी इनमें कम समझ आती है। मतलब एक ही विकल्प में बहुत सारी चीज़ें दे रखी है, इसलिए यहाँ पर प्रथम विकल्प सही है प्रश्न 20 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 देखेंगे मित्रों, आपका 21वां प्रश्न है। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों की अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का प्रयोग करती है, वह किससे प्रभावित है? वैविध्यपूर्ण मतलब अलग अलग कार्य करती है साथियों। कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत और पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर बताइए अब इसका। मित्रों राइट आंसर है आपके गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, क्योंकि गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत में बताया है कि भाई बुद्धि के अनेक प्रकार होते हैं और जो छात्र हैं उनमें सभी में अलग अलग बुद्धि होती है, इसलिए उसकी विविध अधिगम शैलियों को यहाँ पर संतुष्ट करने के लिए अलग अलग कार्य वो कर रही है। दूसरा ही विकल्प सही रहेगा 21 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22। एक बालक है जो पढ़ने में कमजोर है, अपनी असफलता का कारण अध्यापक के पक्षपात को बताता है कि हमारे जो अध्यापक है उन्होंने मेरे साथ पक्षपात किया है। वह निम्न में से किस रक्षा युक्ति का प्रयोग कर रहा है? उत्क्रम रचना, प्रक्षेपण, दमन और क्षतिपूर्ति। साथियों बिल्कुल सही आंसर है आपका प्रक्षेपण, मतलब वो आरोप लगा रहा है यहाँ पर। दूसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न 22 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23। सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित कौन सा नहीं है? प्राकृतिक बुद्धि हावर्ड गार्डनर, तरल बुद्धि केटल, धारणात्मक बुद्धि आलपोर्ट और त्रिआयामी बुद्धि गिलफोर्ड। तो साथियों राइट आंसर बताइए। अभी मैंने आपसे कहा था कि गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, जिसमें एक प्रकार की बुद्धि उन्होंने प्राकृतिक भी बताई है, तो ये तो सही सुमेलित है। तरल बुद्धि केटल ने बताई है, त्रिआयामी बुद्धि गिलफोर्ड ने बताई है, लेकिन जो धारणात्मक बुद्धि है वो आलपोर्ट ने नहीं बताई है। साथियों आपका तीसरा विकल्प यहाँ पर राइट रहेगा प्रश्न नंबर 23 में। क्लियर है ना? 23वें में तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 24 पे चलते हैं। 24वां प्रश्न है। अब इस प्रश्न को मुझे पता है आप गलत आंसर देने वाले हो, क्योंकि आपकी सोच एग्जामिनर जिस प्रकार की क्वेश्चन बनाता है उससे ऑपोजिट यहाँ पर होने वाली है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर शिक्षा देने हेतु निम्न में से कौन सा विकल्प उपयुक्त है? यहाँ पर आपको व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखना है, उसी आधार पर शिक्षा देनी है बच्चे को। प्रश्न 24 में आपका प्रथम विकल्प है बुद्धि के स्तर के आधार पर बालकों का कक्षा विभाजन, लिंग के आधार पर बालकों का कक्षा विभाजन, लिंग के आधार पर गृह कार्य में विभिन्नता और बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग। तो साथियों राइट आंसर बताइए प्रश्न नंबर 24 में। बिल्कुल सही आंसर है प्रथम विकल्प। बुद्धि का जो स्तर है उसके आधार पर बालकों का कक्षा में विभाजन करना, कि भाई सामान्य बुद्धि के बालक, कम बुद्धि रखने वाले बालक, अत्यधिक बुद्धि रखने वाले बालक, इस प्रकार से उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर अगर आप शिक्षा देते हो तो फिर वो सबसे बेस्ट रहेगा। प्रथम ही विकल्प सही है। बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग गलत है, प्रथम विकल्प ही सही रहेगा। मैं वापिस कह रहा हूँ साथियों 24वें प्रश्न में। प्रश्न नंबर 25 आपका आता है। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंदबुद्धि होते हैं। यह कथन है बुद्धि के संदर्भ में। यह कथन के प्रतिपादक सिद्धांत पर आधारित है। बुद्धि और जाति विभिन्नताओं के सिद्धांत पर, बुद्धि के वितरण सिद्धांत पर, बुद्धि की वृद्धि के सिद्धांत पर और बुद्धि और लैंगिक विविधताओं के सिद्धांत पर। साथियों राइट आंसर है बुद्धि के वितरण सिद्धांत पर यह आधारित है। मतलब सभी लोगों को बुद्धि अलग अलग हिसाब से वितरित हुई है। सबसे ज्यादा किस प्रकार के लोग मिले हैं? सामान्य बुद्धि के। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? निश्चित प्रतिमान का सिद्धांत, विशिष्ट से सामान्य अनुक्रियाओं की ओर बढ़ने का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत और निरंतरता का सिद्धांत।
साथियों आपका राइट आंसर है दूसरा विकल्प, विशिष्ट से सामान्य अनुक्रियाओं की ओर बढ़ने का सिद्धांत। ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है, बल्कि सिद्धांत जो है वो है सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत है। दूसरा विकल्प सही है। 26 में प्रश्न 27, निम्न में से कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? शिक्षकों की अनुपस्थिति, शिक्षा का गिरता स्तर, विद्यालय में बच्चों को कम नामांकन और शैक्षिक पिछड़ापन। मित्रों शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है शैक्षिक पिछड़ापन। चौथा विकल्प सही रहेगा, बाकी ये शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में नहीं आते हैं। चौथा ही विकल्प सही है प्रश्न 27 में। प्रश्न नंबर 28, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक क्या है? उन्हें विशिष्ट योग्यताओं हेतु विशेष अवसर दिए जाए, उन्हें साधारण होने की अनुभूति कराई जाए, उन्हें लगातार पुरस्कार दिया जाए और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनके लिए आवश्यक होता है कि उन्हें विशिष्ट योग्यताओं हेतु विशेष अवसर दिए जाए। प्रथम विकल्प सही है 28 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29 पर चलेंगे मित्रों। प्रेरक प्राणी में विद्यमान एवं शारीरिक मनोविज्ञान दशाएं हैं जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तेजित करती है। प्रेरक की इस परिभाषा को देने वाले हैं शेफर, गेट्स व अन्य, ब्लेयर व अन्य और मार्शल। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा गेट्स व अन्य। प्रश्न नंबर 29 में ये परिभाषा किसने दी है? गेट्स व अन्य ने दी है। और आज का अंतिम प्रश्न नंबर 30 देखेंगे। एक बालक शेर को देखकर भाग जाता है, यह जो सिद्धांत है वो कौन सा है? कैनन बोर्ड सिद्धांत, जेम्स लेंगे सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत और उपरोक्त सभी। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर है जेम्स लेंगे सिद्धांत, जिन्होंने संवेग से संबंधित सिद्धांत दिया है। और यहाँ पर बालक शेर को देखकर भाग रहा है मतलब उसमें भय नामक संवेग उत्पन्न हो जाता है, इसलिए दूसरा विकल्प सही है। तो ये तो साइकोलॉजी के 30 प्रश्न हुए हैं, अभी आपके 120 प्रश्न और बचे हैं। यहाँ पर आप अगर 20 प्रश्न भी सही कर देते हो, ओनली 20 प्रश्न, तो मतलब साइकोलॉजी पर आपकी पकड़ है साथियों। अब देखते हैं हिंदी के 30 प्रश्नों को। आपको लिख लेना है, बिल्कुल 2 घंटे से ज़्यादा 1 मिनट का भी टाइम नहीं दिया जाएगा साथियों। लिख लेना है कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। अब देखते हैं हिंदी के प्रश्नों को। मित्रों लगभग 30-35 मिनट का ये वीडियो हो चुका है। अब हिंदी शिक्षण के बारे में बात करने वाले हैं। आपके प्रश्न नंबर 31 देखेंगे। आपके लैंग्वेज फर्स्ट जिसके हिंदी है या लैंग्वेज सेकंड जिसके हिंदी है, दोनों के लिए ही ये पार्ट है साथियों। तो बिल्कुल प्रश्न नंबर 31 से 60 तक आपके हिंदी शिक्षण के क्वेश्चन आने वाले हैं। आपके 31वां प्रश्न आता है, वकील किस भाषा का शब्द है? हिंदी, फारसी, अरबी और तुर्की। तो मित्रों प्रश्न नंबर 31 में आपको सही आंसर देना है और इसका सही जो आंसर है मित्रों वो रहेगा विकल्प नंबर 3। वकील अरबी भाषा का शब्द है साथियों। तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 32, इस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है। आपको वो वाक्य देखना है जिसमें क्रिया किस में होती है? वर्तमान काल में है। वह कल दिल्ली जा रहा है, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, अचानक बिजली कौंध उठी और कल वे आने वाले हैं। तो साथियों यहाँ पर क्रिया वर्तमान काल में आपके हो रही है, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, मतलब ये वर्तमान की बात की जा रही है। और वह कल दिल्ली जा रहा है तो कल वाली बात होगी, इसलिए ये प्रथम विकल्प गलत हो गया। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 33 देखेंगे। आपके 33वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मूल शब्द व प्रत्यय का विभाजन अशुद्ध है। कटौती कट प्लस होती बुढ़ोती, ये बुढ़ोती है ना, बुढ़ोती, ये इसमें नीचे बिंदी नहीं लगी है। बूढ़ा प्लस होती कनौती, कानो प्लस होती और बपोती बाप प्लस होती। तो साथियों यहाँ पर आपको सही आंसर देना है। इसका राइट आंसर बताइए मित्रों, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? मित्रों इसका राइट जो आंसर है वो प्रथम विकल्प भी सही है और तीसरा विकल्प भी सही है। कट प्लस होती कटौती नहीं होता है साथियों, और कानो प्लस होती भी कनौती
नहीं होता है। ये दोनों ही विकल्प अशुद्ध है, इसलिए प्रथम और तीसरा दोनों ही विकल्प आपके सही रहेगा प्रश्न नंबर 33 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 34 पे चलते हैं। आपके 34वां प्रश्न आता है मित्रों। देखिए क्या है आपका प्रश्न, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो बिल्कुल आपको बताना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं लगा है। कहार, प्रहार, आहार, विहार। तो साथियों देखिए यहाँ पर कहार शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी प्रहार में प्र प्लस हार बनता है, आहार में आपके आ उपसर्ग लगा है आ प्लस हार, और विहार में आपके वी उपसर्ग लगा है वी प्लस हार। तो प्रथम विकल्प इस प्रकार आपका ये सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 35 देखते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो जो असत्य कथन है उसका चयन कीजिए। संज्ञा शब्द लिंग वचन के अनुसार परिवर्तन होते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा को पदार्थवाचक संज्ञा भी कह सकते हैं। नाप या तोल सकने वाले शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है और संज्ञा शब्द अविकारी होते हैं। तो साथियों यहाँ पर असत्य कथन का चयन करना है। जो है आपके संज्ञा शब्द अविकारी नहीं होते हैं, बल्कि ये कैसे होते हैं साथियों, विकारी होते हैं। तो चौथा कथन आपका यहाँ पर असत्य है और यही आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 36 पे देखेंगे। जो आभूषण सिर पर धारण किया जाए उसे क्या कहा जाता है। सिरमौर, शिरीष, शिशिर और शिरस्त। तो साथियों जिस आभूषण को सिर पर धारण किया जाता है उसको शिरस्त के नाम से जाना जाता है, शीर्षस्थ के नाम से जाना जाता है। चौथा विकल्प आपका सही है प्रश्न 36 में। अगला प्रश्न नंबर 37। मित्रों वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करना नहीं भूले बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत ही मेहनत की है इस वीडियो को बनाने के लिए। देखो एक ही दिन में एक टाइम पे 3 टेस्ट अपलोड कर रहा हूँ, तो सोच के देखो लगभग 7 दिन की मेहनत है इसमें। प्रश्न 37 है मित्रों। निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। जो परिश्रम करता है वहीं आगे बढ़ता है। मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है। क्या मेरे और तुम्हारे बिना वह पढ़ नहीं सकता है। परिश्रमी और ईमानदार व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है। तो साथियों यहाँ पर जो सही आंसर है वो रहेगा दूसरा विकल्प, मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है। ये एक संयुक्त वाक्य है, बाकी प्रथम विकल्प मिश्र वाक्य है और जो तीसरा विकल्प है वो साधारण, चौथा विकल्प भी साधारण वाक्य का उदाहरण है मित्रों। यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 38। अक्ल की रोटी खाना, इसका अर्थ क्या है। बुद्धिमानी होना, मूर्ख होना। बुद्धिमानी से जीविका चलाना और श्रम से जीविका। तो साथियों देखिए अक्ल की रोटी खाना का मतलब होता है बुद्धिमानी से जीविका चलाना। आपका विकल्प नंबर 3 इसमें सही रहेगा साथियों 38वें प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 39 पे देखेंगे। आपके 39वां प्रश्न है। वह जाए चाहे ना जाए मुझे जाना है। ये कौन सा वाक्य है। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों 39वें प्रश्न में आपको सही आंसर बताना है और इसका जो सही आंसर है वो रहेगा मिश्र वाक्य का ये उदाहरण है। वह जाए चाहे ना जाए मुझे जाना है, ये एक मिश्र वाक्य है साथियों। प्रश्न नंबर 39 में दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न 40। निम्न में से भोग का अर्थ नहीं है। प्रारब्ध, खाना, सुख दुख का अनुभव और हर्ष। तो साथियों भोग का मतलब यहाँ पर हर्ष से नहीं लिया जाता है, बाकी ये तीनों ही भोग के अर्थ में ले सकते हैं, इसलिए आपका यहाँ चौथा विकल्प सही रहेगा 40वें प्रश्न में। मित्रों बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। 110 क्वेश्चन आपका टारगेट होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल मैंने इसमें अच्छा रखा है। तो अगर आपके 90 क्वेश्चन भी हो जाते हैं तो भी आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 41 देखेंगे। आपके 41वां प्रश्न है। गूलर का फूल होना, इसका क्या मतलब है। व्यर्थ की बात कहना, कभी भी दिखाई न देना, स्पष्ट दिखाई देना और कभी कभी दिखाई देना। तो साथियों गूलर का फूल होना का मतलब है कभी भी दिखाई न देना। दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा 41वें प्रश्न में। मित्रों जैसा कि आप सभी को पता है, ठीक है, 10:10 तक आंसर की 10 से 10:20 तक आपके जो मैंने नंबर बताए हैं कल लाइव आकर वीडियो में, उसमें बिल्कुल आपको उसी नंबर पर व्हाट्सअप करनी है आंसर की। ठीक है, आपकी जो OMR शीट है
फिर बिल्कुल चेक करके मेरिट निकाली जाएगी और संडे टू संडे बिल्कुल आपके टेस्ट लिए जाएंगे साथियों संपूर्ण सिलेबस से। प्रश्न 42वां आता है, आपके 42वां प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। क्वेश्चन को देखिए, अपनापन, पढ़ाई, उपकार और लाभदायक। तो साथियों देखिए यहाँ लाभदायक में प्रत्यय लगा हुआ है अक, उपकार पढ़ाई में आई प्रत्यय लगा हुआ है, अपनापन में पन प्रत्यय लगा है लेकिन उपकार में प्रत्यय नहीं है, इसमें क्या है उपसर्ग है, उपसर्ग है साथियों, इसलिए तीसरा विकल्प सही रहेगा 42वें प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 43 देखते हैं, आपके 43वां प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है। अब धूप निकलनी चाहिए अन्यथा ठंड बढ़ जाएगी। आप इस प्रश्न को अन्यथा न ले, एक अतिरिक्त अंक ही सफलता दिला सकता है और हाथ के उत्तर सटीक नहीं है। सॉरी आपके उत्तर है ये ना, आपके उत्तर सटीक नहीं है। तो साथियों देखिए यहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग यहाँ पर किया गया है आपके प्रथम विकल्प में, अन्यथा ये जो शब्द है ये समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत आ जाता है। तो विकल्प 1 सही है मित्रों 43वें में। नेक्स्ट प्रश्न 44, शेर को देखते ही उसका तो जैसे प्राण ही निकल गया। वाक्य में अशुद्धि है, सर्वनाम की, विशेषण की, वचन की और विभक्ति चिन्ह की। तो साथियों यहाँ पर प्राण निकल गए, प्राण बहुवचन में आता है तो यहाँ निकल गए आना चाहिए, मतलब ये वचन की अशुद्धि है। तीसरा विकल्प आपका सही है 44वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 45, आदर्शोन्मुख है, सॉरी ये क्या है आदर्शोन्मुख है ये शब्द, इसका समास विग्रह करना है। आदर्श द्वारा उन्मुख, आदर्श को उन्मुख, आदर्श के लिए उन्मुख और आदर्श से उन्मुख। तो साथियों प्रश्न 45 में आपका जो दूसरा विकल्प है आदर्श को उन्मुख, ये इसका समास विग्रह होगा साथियों। 45वें में दूसरा विकल्प सही है, कर्म तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 46 पे चलते हैं, निम्न में से किस साधन के द्वारा एक साथ आप चित्र, गति, रंग तथा ध्वनि का समन्वित प्रभाव पड़ता है। चलचित्र, रेडियो, समाचार पत्र और OHP। तो यहाँ पर देखिए ध्वनि OHP में नहीं होती है, यहाँ पर गति समाचार में नहीं होती है, चित्र रेडियो में नहीं होते हैं, मतलब चलचित्र आपका सही आंसर रहेगा 46वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 47 पे चलते हैं साथियों, कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय से पढ़ने का प्रारंभ से हो और किसी के लिए हो, मतलब पढ़ने का प्रारंभ किससे हो, अर्थ से हो और किसके लिए हो, उद्देश्य के लिए। या पढ़ने का प्रारंभ अक्षर ज्ञान से हो और किसके लिए, मनोरंजन के लिए। या पढ़ने का प्रारंभ शब्द पहचान से हो और किसके लिए हो, मूल्यांकन के लिए। अथवा पढ़ने का प्रारंभ अक्षर ज्ञान से हो और किसके लिए हो, उद्देश्य के लिए। तो मित्रों राइट आंसर बताइए, इसका जो सही आंसर है वो रहेगा कि कक्षा 1 और 2 के जो शुरुआती समय से पढ़ने का प्रारंभ है वो किसी अर्थ से होना चाहिए और किसी उद्देश्य के लिए होना चाहिए। प्रथम विकल्प सही रहेगा साथियों प्रश्न 47 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 48, उपचारात्मक शिक्षण को सफल बनाने के लिए निदानात्मक प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य होता है छात्र की अभिव्यक्ति का सुधार करना, छात्र की भाषा संबंधी क्षमता का मूल्यांकन करना, छात्र की कमजोरियों का पता लगाना और छात्रों में सद्वृत्तियों का विकास करना। तो साथियों निदानात्मक प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य होता है उपचारात्मक शिक्षण को सफल बनाने के लिए छात्र की कमजोरियों का पता लगाना। विकल्प 3 आपका सही है प्रश्न नंबर 48 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 49 देखेंगे, आपके 49वां क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा आकलन में आप किसे सर्वाधिक महत्व देंगे। जांच सूची को, प्रश्नावली को, पोर्टफोलियो को और लिखित परीक्षा को। तो मित्रों आपको सबसे ज़्यादा महत्व देना चाहिए पोर्टफोलियो को, क्योंकि इसमें विद्यार्थी संबंधी सभी डिटेल्स लिखी होती है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 50 पे चलते हैं, आपके 50वां प्रश्न है, देखो और लिखो शिक्षण विधि प्रयुक्त करते हैं मौखिक रचना में, निबंध रचना में, शुद्ध अभिव्यक्ति में और उपरोक्त सभी में। तो देखो और लिखो जो शिक्षण विधि है इसका प्रयोग निबंध रचना में किया जाता है। अब देखिए मित्रों मौखिक रचना नहीं, शुद्ध अभिव्यक्ति, ये तो मौखिक वाली बात हो गई और यहाँ लिखने की बात है ना, तो इसलिए निबंध रचना। प्रश्न नंबर 51 देखेंगे, आपके 51वां प्रश्न है, काव्य शिक्षण का उद्देश्य क्या है। भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना, व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना, संगीत कला में निपुण बनाना और रसानुभूति व आनंदानुभूति कराना। तो
तो साथियों काव्य शिक्षण का जो उद्देश्य है वो होता है आपके रसानुभूति कराना और आनंदानुभूति। काव्य शिक्षण किसके अंतर्गत आ जाता है? पद्य के अंतर्गत आ जाता है। तो चौथा विकल्प सही है 51वें में। नेक्स्ट प्रश्न 52, हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन आता है। पूर्व ज्ञान के पश्चात, प्रस्तावना के पश्चात, आदर्श वाचन के पश्चात और मौन वाचन के पूर्व। तो साथियों आपको ये बताना है कि पाठ योजना में उद्देश्य कथन कब आता है। इसका आंसर आपको देना है मित्रों, आपके 52वें प्रश्न में सही आंसर है प्रस्तावना के बाद। कि जब प्रस्तावना के प्रश्न कर लिए जाते हैं, समस्यात्मक प्रश्न के रूप में ही उद्देश्य कथन कहा जाता है, इसलिए आपका दूसरा विकल्प सही है 52वें में। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 53, प्रभावी ढंग से बोलकर अपनी बात कहने की योग्यता प्राप्त करने से संबंधित विषय वस्तु नहीं है। ध्वनियाँ, वार्तालाप, कविता पाठ और भाषण। तो मित्रों देखिए, प्रभावी ढंग से बोलकर अपनी बात कहने की योग्यता प्राप्त करने से संबंधित जो विषय वस्तु नहीं है वो है आपके ध्वनियाँ। ध्वनियों के माध्यम से थोड़ी कोई बात आप प्रभावी ढंग से कह सकते हो, इसलिए प्रथम विकल्प सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 54, शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान क्या है? उद्देश्य, अधिगम, अनुदेशवाद और मूल्यांकन। तो साथियों शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान बताना है आपको। अंतिम सोपान क्या रहेगा? जी बिल्कुल, इसका अंतिम सोपान रहेगा मूल्यांकन। चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 55 देखते हैं मित्रों। 55वां प्रश्न है, आगमन विधि की प्रमुख सीमा क्या है? प्रश्न को अच्छी तरह से देखिए। विषय नीरस हो जाता है, इससे आत्मनिर्भरता कम हो जाती है, ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर इसका सही आंसर है ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है, क्योंकि इसमें उदाहरणों के माध्यम से छात्र स्वयं निष्कर्ष निकालते हैं, स्वयं नियम बनाते हैं, इसलिए इसमें आराम आराम से ज्ञान प्राप्त होता है। तो तीसरा विकल्प सही है 55वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 56, यांत्रिक कौशल किसे कहा जाता है? श्रवण, वाचन, पठन और लेखन। तो मित्रों जो यांत्रिक कौशल है वो कहा जाता है लेखन कौशल को। बिल्कुल इसका चौथा विकल्प बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न नंबर 57 देखते हैं। आपके 57वां प्रश्न आता है, कौन सी विधि में पहले रचना कराई जाती है और फिर उसी प्रकरण का बोध कराया जाता है? देखो और रचो विधि, प्रत्यक्ष विधि, उद्बोधन विधि और प्रबोधन विधि। तो साथियों आपके तीसरा विकल्प सही है। उद्बोधन विधि में पहले रचना कराते हैं और फिर उस प्रकरण का बोध कराते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 58, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग किसी भी एक कक्षा में निपुणता में बाधक है, कक्षाई जटिलता को बढ़ाता है, शिक्षकों के लिए जटिल समस्या है, या संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। तो साथियों कोई भी एक कक्षा है, वहाँ पर आप के जो छात्र है वो एक से अधिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो मतलब वो संज्ञानात्मक विकास में सहायक है उनके, इसलिए चौथा विकल्प आपका सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 59 देखेंगे। बाल सभाएं प्राथमिक स्तर पर आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति प्रशिक्षण, लिखित अभिव्यक्ति प्रशिक्षण, श्रवण कौशल प्रशिक्षण और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों राइट आंसर बताइए कि जो प्राथमिक स्तर पर बाल सभा आयोजित की जाती है उसका क्या उद्देश्य होता है? बताओ राइट आंसर। साथियों राइट आंसर है मौखिक अभिव्यक्ति प्रशिक्षण, क्योंकि लिखकर तो बाल सभा करते नहीं है, कि श्रवण कौशल के लिए भी नहीं करते हैं। किस लिए करते हैं? ताकि उनमें मौखिक अभिव्यक्ति का उनको प्रशिक्षण मिल सके। प्रथम विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 59 में। और हिंदी का अंतिम प्रश्न देखेंगे मित्रों, प्रश्न नंबर 60, छात्रों को हिंदी साहित्य के इतिहास की रूपरेखा से परिचित करवाना किस प्रकार का उद्देश्य है? कौशलात्मक, सृजनात्मक, रचनात्मक और ज्ञानात्मक। तो राइट आंसर बताइए इसका। साथियों इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक में हमेशा परिचित करवाना जहाँ शब्द आ जाता है, परिचय करना, परिचित करवाना, वहाँ 101% ज्ञानात्मक ही आता है साथियों। तो ये भी आप बिल्कुल आपने इसके भी 31 से 60 तक प्रश्न सॉल्यूशन किए होंगे, बिल्कुल इनकी भी संख्या लिख लीजिए कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अब आपके सेकंड लैंग्वेज संस्कृत आती है साथियों, जिसमें प्रश्न 61 से 90 तक क्वेश्चन है आपके। आप अगर सेकंड लैंग्वेज संस्कृत है या फर्स्ट लैंग्वेज संस्कृत है तो भी आप इसको जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं अब संस्कृत शिक्षण पर। साथियों अब बात करने वाले हैं भाषा सेकंड संस्कृत की। तो जिसके भाषा फर्स्ट संस्कृत हो वो भी इस जो ये टेस्ट है
इस संस्कृत भाषा को कर सकता है साथियों। तो चलिए प्रश्न नंबर 61 से लेकर के 90 तक आपके संस्कृत ग्रामर और शिक्षण विधियों के बहुत ही शानदार प्रश्न देखने को यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो लिखते जाइए कि कितने राइट हुए, कितने गलत आपके हो रहे हैं। मित्रों, आपका प्रश्न नंबर 61वां आता है, बालकेन मोदकम रोचते अत्र रेखांकित पदे शुद्ध रूपम भविष्यति। ये जो बालकेन शब्द है इसका शुद्ध रूप आपको बताना है। बालकम, बालकाय, बालकात और बालकश्य। तो साथियों, मोदकम रोचते ये शब्द आ रहा है, रुचि धातु के अर्थ में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत बालकाय यहाँ पर राइट रहेगा। दूसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 61 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 62 देखते हैं, अभित है परित है योगे विभक्ति भवती प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी। मतलब अभितः परितः के योग में कौन सी विभक्ति है? तो साथियों, यहाँ पर 62वें प्रश्न में भी आपका जो सेकंड विकल्प है द्वितीय, ये राइट रहेगा। अभितः परितः के योग में कौन सी विभक्ति होती है मित्रों? द्वितीय विभक्ति होती है। मित्रों, प्रश्न नंबर 63 देखेंगे, नायक है इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेद है अस्ति। मतलब ये जो नायक शब्द है, नायक शब्द, इसका संधि विच्छेद क्या है? नए प्लस अक है, नए प्लस अक है, नो प्लस अक है और नो प्लस अक है। तो साथियों, यहाँ पर जो नायक शब्द है इसका संधि विच्छेद होगा नए प्लस अक है। कौन सी संधि है साथियों यहाँ पर? इसमें है आपके अयादी संधि। दूसरा विकल्प सही है 63वें प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 64 देखते हैं, अधिहरि यास्मिन पदे समास है अस्ति। अधिहरि जो पद है इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष, अविभाव, द्विगु और बहुब्रीहि। तो साथियों, जो अधिहरि शब्द है इसमें आपके है, एक बार आप बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल साथियों, अविभाव समास है। इसमें कौन सा समास है? अविभाव। तो विकल्प दूसरा सही है 64वें प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 65 देखेंगे साथियों। आपके 65वां प्रश्न है, मया पाठ है पठनीय है रेखांकित पदे प्रत्यय अस्ति। तो यहाँ पर ये जो मैंने कलर चेंज किया है यही रेखांकित पद है साथियों। इसमें कौन सा प्रत्यय है? तव्यत प्रत्यय है, अनियर प्रत्यय है, तमप प्रत्यय है या कत्वा प्रत्यय है? तो ये जो पठनीय शब्द है इसमें आपके मित्रों पहला आप आंसर बताइए। बिल्कुल साथियों, अनियर प्रत्यय लगा हुआ है। पठनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? अनियर प्रत्यय लगा हुआ है। देखिए, वैसे तो आपके पास रीट का पेपर करने के लिए 2.5 घंटे का टाइम होता है, लेकिन यहाँ पर भी 2.5 घंटे में करोगे तो परीक्षा का जो आपके ऊपर प्रेशर आएगा एग्ज़ाम हॉल में, तो क्या वहाँ पर आप 2.5 घंटे में पूरा पेपर कर दोगे? नहीं कर पाओगे, टाइम घट जाएगा साथियों। इसीलिए मैं आपको 2 घंटे से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं दे सकता। बिल्कुल कोई भी मॉडल पेपर करो तो 2.5 घंटे तो सोचना भी मत, दिमाग में आना ही मत दो कि 2.5 घंटे में करना है। ओनली 2 घंटे में ही करना है साथियों उसको। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 66 पे चलते हैं, मोहन गेंद से खेलता है अस्य वाक्य से संस्कृत अनुवाद अस्ति। मतलब इस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद है, मोहन है कंदुकात क्रीडति, मोहन है कंदुकम क्रीडति, मोहन है कंदुकेन क्रीडति और मोहन है कंदुकाय क्रीडति। साथियों, मोहन गेंद से खेलता है, इसका जो संस्कृत अनुवाद है, पहले आप राइट आंसर बताइए। मित्रों, इसका राइट आंसर है मोहन है कंदुकेन क्रीडति। तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा। तो ये 66वें प्रश्न में कौन सा आंसर सही है? तीसरा। बिल्कुल इसको भी आप देख सकते हो कि सही है या गलत है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 67 देखते हैं साथियों। मित्रों, अब देखेंगे प्रश्न नंबर 67, वह ब्राह्मण को धन देता है अस्य वाक्यस्य संस्कृत अनुवाद अस्ति। इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद बताइए। सह विप्रम ददाति, सह विप्रेण धनम ददाति, सह विप्राय धनम ददाति और सह विप्रस्य धनम ददाति। तो साथियों, यहाँ पर आपको सही आंसर देना है प्रश्न नंबर 67 में। इसका जो सही आंसर आता है साथियों वो रहेगा, एक बार आप बताइए कि वह ब्राह्मण को धन देता है, इसका संस्कृत अनुवाद क्या रहेगा? तो देने के योग में देखिए मित्रों चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो चौथा विकल्प सही रहेगा। तीसरा विकल्प सही रहेगा, स विप्राय धनम ददाति। ठीक है, तीसरा आपका विकल्प सही है प्रश्न नंबर 67 में। अगला प्रश्न नंबर 68 देखेंगे। आपके 68वां प्रश्न है,
ये यग वाला वर्णस्य उच्चारण स्थानम वर्तते, मतलब ये वर्ण का उच्चारण स्थान है। कंठ है, मूर्धा है, तालु और दंता है। तो मित्रों ये वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वो रहेगा तालु। इसका सूत्र भी आता है इचु यशनाम तालु। ई चे वर्ग और ये और शे का उच्चारण स्थान तालु से होता है साथियों। तीसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 68 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 69, सेव धातो है लिरिट लकारस्य उत्तम पुरुष बहुवचने रूपम वर्तते। सेव धातु का जो लिरिट लकार चलता है उसमें उत्तम पुरुष बहुवचन क्या है? विकल्प है सेविष्ये, सेविष्यन्ते, सेविष्यामहे और सेविष्य धवे। तो साथियों राइट आंसर बताना है 69वें प्रश्न में। आपका जो सही आंसर है एक बार आप बताइए कि सेव धातु का लिरिट लकार में उत्तम पुरुष बहुवचन। मित्रों राइट आंसर रहेगा सेविष्यामहे। तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 69 में। अगला प्रश्न नंबर 70 देखेंगे। प्रश्न नंबर 70 आता है गृहम, फिर यहाँ पर रिक्त स्थान, वृक्षा है संति, रिक्त स्थान पूरियत, प्रति परित है, सह है और विना। तो मित्रों राइट आंसर बताइए गृहम, वृक्षा है संति। 70वें क्वेश्चन में कौन सा राइट आंसर रहेगा? जी साथियों इसका विकल्प नंबर दूसरा सही है, ग्रह परित है, वृक्षा है संति। देखियो दो शब्द होते हैं अभित है और परित है। अभित है का मतलब होता है दोनों ओर, परित है का मतलब होता है चारों ओर। तो घर के चारों ओर वृक्ष है। दूसरा विकल्प आपका यहाँ पर सही रहेगा प्रश्न नंबर 70 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 71 पे चलते हैं मित्रों। वयम विद्यालयम गच्छामः रिक्त स्थानम समुचित शब्देन पूर्यत। रिक्त स्थान पर आपको जो उचित शब्द है उसकी पूर्ति करना है। अभित है, वीणा, प्रति और सह है। तो राइट आंसर बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा? देखिए वयम विद्यालयम गच्छामः, तो यहाँ पर आपको सही आंसर बताना है साथियों। आपके 71वां जो क्वेश्चन है इसमें आपका तीसरा विकल्प सही रहेगा, प्रति। वयम विद्यालय प्रति गच्छामः, मतलब हम विद्यालय की ओर जाते हैं साथियों। तो तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 71 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 72 देखेंगे। 72 प्रश्न आता है साथियों आपके, रुच धातु है योगे कारकम भवति, मतलब रुच धातु के योग में कौन सा कारक होता है? अपादानम, कर्म, करणम और संप्रदानम। तो साथियों रुच प्रेरणार्थम यहाँ पर आपके चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। चतुर्थी विभक्ति मतलब यहाँ पर कौन सा रहेगा? संप्रदान कारक यहाँ पर सही रहेगा। चौथा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 72 में। अगला प्रश्न नंबर 73 देखेंगे। ग्रहगत है उदाहरण मिदम विद्यते, कौन से समास का ये उदाहरण है? तत्पुरुष समासस्य, बहुव्रीहि समासस्य, द्वंद्व समासस्य और अविभाव समासस्य। तो ग्रहगत शब्द में आपको समास का चयन करना है साथियों। कौन सा इसमें समास है? इसका जो सही आंसर है तत्पुरुष, मतलब घर को आगत, ग्रहगत। यहाँ पर प्रथम विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 73 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 74, भवति कस्य संधि उदाहरणम। ये जो भवति शब्द है ये किस संधि का उदाहरण है? यण संधि है, दीर्घ संधि है, अयादि संधि है और उत्तु संधि है। तो साथियों भवति अव शब्द आ रहा है, ऑटोमेटिक पता चल रहा है कि ये अयादि संधि का उदाहरण है साथियों। तो मित्रों यहाँ पर आपका तीसरा विकल्प सही है, भवति शब्द में आपके अयादि संधि है। ठीक है, अव शब्द ऑटोमेटिक पहचान में आ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 75 देखेंगे। नम प्लस तुमुन प्रत्यय युक्त पदम किम। ये दोनों शब्द जब जुड़ जाएंगे, नम में तुमुन प्रत्यय जुड़ जाता है तो कौन सा पद बनेगा? नमितुम, नमित्वा, नंतुम और नमनीय है। तो साथियों नम प्लस तुमुन जब जुड़ जाते हैं तो यहाँ पर आपके शब्द बन जाता है नंतुम। क्या बन जाता है? नंतुम बन जाता है साथियों। तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 75 में। अगला प्रश्न नंबर 76 देखेंगे। महत्वम इत्यत्र क है प्रत्यय। महत्वम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तमप, तल, कत और त्व। तो साथियों महत्वम शब्द में आपको प्रत्यय बताना है। बताइए राइट आंसर। इसका जो सही आंसर है साथियों वो रहेगा आपके, इसमें त्व प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? त्व प्रत्यय लगा हुआ है महत्वम शब्द में। ठीक है, चौथा विकल्प सही है प्रश्न 76 में।
नेक्स्ट प्रश्न नंबर 77, यहाँ पे शिक्षण विधि स्टार्ट हो चुकी है। प्राचीनतम विधि है क्या है? प्राचीनतम विधि कौन सी है? पारायण विधि है, व्याख्या विधि है, सूत्र विधि है और आगमन विधि है। तो साथियों प्राचीनतम विधि की अगर बात करें तो आपके प्राचीनतम विधि है पारायण विधि। प्रथम विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 77 में। अगला प्रश्न नंबर 78, शिक्षण रुचिकरम कथम स्यात्? विधि भी है, कौशले है, पुस्तकें है, दृश्य श्रव्य साधने हैं। मतलब शिक्षण रुचिकर कब होता है साथियों? जब दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग किया जाता है तो शिक्षण रुचिकर होता है। चौथा विकल्प प्रश्न नंबर 78 में आपका सही रहेगा। क्लियर है सभी के? मित्रों जरूर शेयर और लाइक करके जाए वीडियो को। अच्छा लगता है तो पूरे 150 प्रश्न, लगभग ये वीडियो बनाने में मुझे 6 से 7 दिन लगे हैं, इतनी इसमें मेहनत हुई है साथियों। बिल्कुल ये चीज़ें निःशुल्क है, आप पैसे देकर भी यही चीज़ें पढ़ोगे और हो सकता है कि आपको इतनी क्वालिटी नहीं मिले। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ साथियों, बस मेहनत पूरी करता हूँ अकेला। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 79 देखेंगे। निबंधात्मक परीक्षा अपेक्षया का परीक्षा विश्वसनीयता कथ्यते? मतलब जो निबंधात्मक परीक्षा है उसकी अपेक्षा कौन सी परीक्षा विश्वसनीय होती है? वस्तुनिष्ठ परीक्षा, भाषण परीक्षा, साक्षात्कार परीक्षा और लिखित परीक्षा। तो निबंधात्मक परीक्षा की अपेक्षा साथियों आपकी वस्तुनिष्ठ परीक्षा अधिक विश्वसनीय होती है, इसलिए आपका प्रथम विकल्प प्रश्न नंबर 79 में बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न नंबर 80 देखेंगे। संस्कृत भाषा सर्वाधिक सफला भाषा कस्य कृते वर्तते? दूरदर्शनम, चलचित्रस्य, संगणकस्य और आकाशवाणी। तो साथियों यहाँ पर जो सही आंसर है वो रहेगा आपका तीसरा विकल्प संगणकस्य। मतलब संगणक की किसकी बात की जा रही है? यहाँ पर कंप्यूटर की बात की जा रही है साथियों। तो आपका तीसरा विकल्प प्रश्न नंबर 80 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 81, संस्कृत शिक्षणे संप्रेषणोपागमे कस्य प्रधानता वर्तते? पुस्तकस्य, शामपट्टस्य, अध्यापकस्य और छात्रस्य। मतलब संस्कृत शिक्षण में संप्रेषण उपागम में किसकी प्रधानता होती है? तो साथियों संप्रेषण उपागम में सबसे ज़्यादा प्रधानता होती है अध्यापक की। किसकी होती है मित्रों? अध्यापक की होती है, इसलिए तीसरा विकल्प आपका यहाँ सही है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे 82वां प्रश्न देखेंगे। संस्कृत अध्यापने दृश्य श्रव्य साधनम किम? संस्कृत अध्यापन में दृश्य श्रव्य साधन का आपको चयन करना है। दूरदर्शनम, दूरदर्शन, ध्वनि यंत्रम, ध्वनि यंत्र, श्यामपट्ट है, श्यामपट्ट और एतानी सर्वाणी और उपयुक्त सभी। तो साथियों यहाँ पर जो राइट आंसर है दृश्य श्रव्य साधन आपके है दूरदर्शनम, जबकि ध्वनि यंत्रम सिर्फ क्या है आपके श्रव्य साधन है, श्यामपट्ट क्या है आपके सिर्फ दृश्य साधन है, इसलिए प्रथम विकल्प आपका सही रहेगा। मतलब दूरदर्शन दृश्य भी है और श्रव्य भी है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 83 देखेंगे। व्याकरणस्य शिक्षणे को अयम विधि? व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि है? निगमन विधि, आगमन विधि, आगमन निगमन विधि और सूत्र विधि। तो साथियों देखिए यहाँ पर वैसे तो सारी विधियाँ व्याकरण शिक्षण की है, लेकिन इनमें से फिर आपको चुनाव करना है आगमन निगमन विधि का, क्योंकि आगमन निगमन विधि में पहले आगमन विधि का प्रयोग करते हैं। मतलब उदाहरणों के द्वारा छात्रों से नियम निकलवाते हैं, फिर उन नियमों के माध्यम से ही समस्या को हल कर लिया जाता है। तो ये सबसे बेस्ट रहेगा साथियों, तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा 83 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 84 देखेंगे। शिक्षण सूत्र विद्यते? शिक्षण सूत्र होते हैं सरल सरलात कठिनम प्रति, मतलब सरल से कठिन की ओर, कठिनात कठिनम प्रति कठिन से कठिन की ओर, कठिनात सरलम प्रति कठिन से सरल की ओर और सरलात सरलम प्रति सरल से सरल की ओर। तो मित्रों यहाँ पर आपका जो शिक्षण सूत्र है वो रहेगा सरल से कठिन की ओर, सरलात कठिनम प्रति। पहले बालकों को सरल ज्ञान दिया जाएगा और फिर धीरे धीरे कठिन की ओर बढ़ा जाता है। प्रथम विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 85, मूल्यांकनम कति विधम भवति? मूल्यांकन की कितनी विधियां है साथियों? आपका राइट आंसर बताना है त्रिविधम, एक विधम, द्विविधम और चतुर्थ विधम। तो मूल्यांकन की यहाँ पर आपके द्विविधम मतलब 2 विधियाँ होती है। एक तो होती है आपके गुणात्मक विधियाँ, गुणात्मक, और एक होती है आपके आंकिक विधियाँ साथियों। मतलब यहाँ पर तीसरा विकल्प सही रहेगा 85वें प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 86,
उदाहरणानि प्रस्तुतये नियमस्य कथनम इति कह विधि, सूत्र विधि, निगमन विधि, व्याख्या विधि और आगमन विधि। मतलब उदाहरण प्रस्तुत करके नियम इसी किसमें कहा जाता है, तो साथियों ये कहा जाता है आपके आगमन विधि में। चौथा विकल्प सही रहेगा प्रश्न 86 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 87, लघुत्तरात्मक प्रश्नानाम उत्तर सीमा भवेत्। लघुत्तरात्मक जो प्रश्न होते हैं उनकी उत्तर सीमा होती है एकम पदम एक पद की, एकम वाक्यम एक वाक्य की, वाक्य त्रयम 3 वाक्यों की और 10 व द्वादश वाक्यानि 10 या 12 वाक्यों की। तो साथियों जो लघुत्तरात्मक प्रश्न हैं उनकी उत्तर सीमा आपकी होती है 10 या 12 वाक्यों की। चौथा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 87 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 88 देखेंगे। साक्षात्कार है का परीक्षा आयोज्यते। वस्तुनिष्ठ परीक्षा है, मौखिक परीक्षा है, निबंध रूप परीक्षा है और निदानात्मक परीक्षा है। तो साथियों साक्षात्कार की जो परीक्षा है वो कैसे आयोजित की जाती है, मौखिक रूप से आयोजित की जाती है। आपका सेकंड विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 88 में मित्रों, मौखिक परीक्षा है दूसरा विकल्प। प्रश्न नंबर 89, मूल्यांकनेन छात्रस्य पूर्णतया किम मापयितुं शक्यते। वैदुष्यम, चातुर्यम, व्यक्तित्वम और प्रातिभ्यम। तो प्रश्न क्या पूछ रहे हैं कि मूल्यांकन छात्रस्य पूर्णतया पूर्ण रूप से किसका मापन करता है। तो साथियों यहाँ पर मापन करता है व्यक्तित्व का। किसका मापन करता है, व्यक्तित्व का। तीसरा विकल्प 89वें प्रश्न में सही रहेगा। और संस्कृत का अंतिम प्रश्न नंबर 90 देखते हैं मित्रों। वर्णो उच्चारणेन शिक्षणेन कस्य नियमित प्रशिक्षणम भवति। स्वर यंत्रस्य, श्रवण इंद्रियस्य, घ्राण इंद्रियस्य और स्पर्श इंद्रियस्य। तो यहाँ वर्णों का जो उच्चारण है उसके लिए किसका प्रशिक्षण दिया जाता है, तो आपका राइट आंसर रहेगा स्वर यंत्र से, स्वर यंत्रों का। प्रथम विकल्प सही रहेगा साथियों। तो 90 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आप सभी के कितने क्वेश्चन बच रहे हैं साथियों, 60 क्वेश्चन बच रहे हैं। तो बिल्कुल वो 60 क्वेश्चन भी अच्छी तरह से हम एक एक क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। तो साथियों अब सामाजिक के अंतर्गत प्रश्न नंबर 91 से लेकर के 150 तक आपके सामाजिक शिक्षण के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो हिंदी वालों के लिए भी सेम ही चलते हैं। साथ में टीचिंग मेथड जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो बिल्कुल 91 से लेकर के देखते हैं 150 तक, फिर उसके बाद आप बताना कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। मित्रों प्रश्न नंबर 91 है, हड़प्पा सभ्यता को सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता नाम किसने दिया। दयाराम साहनी, राखलदास बैनर्जी, जॉन मार्शल और V.A. स्मिथ। तो मित्रों हड़प्पा सभ्यता को सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता का नाम देने वाले थे जॉन मार्शल। कौन थे साथियों, जॉन मार्शल। तीसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 91 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 92, किस गुप्त शासक के समय चीनी यात्री फाहियान भारत आया। स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और चंद्रगुप्त मौर्य। तो देखिए जो चीनी यात्री फाहियान था वो भारत आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। किसके समय, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। तीसरा विकल्प सही है साथियों यहाँ पर। अगला प्रश्न नंबर 93 देखते हैं। निम्न में से किसने आदि वराह की उपाधि धारण की। धर्मपाल, मिहिर भोज, पुलिकेशन द्वितीय और हर्षवर्धन। तो मित्रों यहाँ पर इसका सही आंसर है मिहिर भोज के द्वारा आदि वराह की उपाधि धारण की गई थी। दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 93 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 94, 1764 ईस्वी में बंगाल का नवाब कौन था। मीर कासिम, सिराजुद्दौला, मिर्जाफर और निजामुद्दौला। तो राइट आंसर बताना है साथियों यहाँ पर आपको 94 में। इसका राइट आंसर जो आता है मित्रों प्रश्न नंबर 94 में वो रहेगा आपका मीर जाफर। तीसरा विकल्प सही है, 1764 ईस्वी में बंगाल का नवाब मीर जाफर था। तीसरा विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न 95, असहयोग आंदोलन किस प्रस्ताव द्वारा 1922 में स्थगित किया गया। बारदोली प्रस्ताव द्वारा, चोरी चौरा प्रस्ताव द्वारा, अगस्त प्रस्ताव द्वारा और महात्मा गांधी प्रस्ताव द्वारा। तो मित्रों 95 में आपको सही आंसर देना है
कि जो असहयोग आंदोलन है वो किस प्रस्ताव द्वारा 1922 में स्थगित कर दिया गया था। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है मित्रों वो रहेगा बारदौली प्रस्ताव के द्वारा असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था, स्थगित कर दिया था 1922 में। प्रथम विकल्प सही रहेगा मित्रों 95 में। अगला प्रश्न नंबर 96, वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य है? 8, 9, 12 और 11। तो साथियों मूल कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में है आपके 11। कितनी है साथियों? 11 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विशेष तौर पे आपको याद रखना है। चौथा विकल्प आपका सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 97, विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई वाला पठार तिब्बत का पठार है, शान का पठार स्थित है। अब देखिए तिब्बत का पठार तो सर्वाधिक ऊंचाई वाला पठार है, तो शान का पठार कहाँ स्थित है? म्यांमार में, कंबोडिया में, वियतनाम में और मंगोलिया में। तो साथियों राइट आंसर बताना है 97 में। आपका शान वाला जो पठार है वो स्थित है म्यांमार में। प्रथम विकल्प आपका सही रहेगा 97 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 98 देखते हैं साथियों। हिमालय, आल्प्स, रॉकी, एंडीज एवं अपलेशियन पर्वतों की उत्पत्ति किसका परिणाम है? परस्पर खिंचाव का, ज्वालामुखी का, वल्नीकरण का और भूकंप का। तो साथियों 98 में आपको सही आंसर देना है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा कि जो ये पर्वत हैं ये किसके परिणाम से उत्पन्न हुए साथियों? इसका राइट आंसर है साथियों वल्नीकरण के कारण ही इन पर्वतों की उत्पत्ति हुई है। तीसरा विकल्प सही रहेगा 98 में आपके। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 99 देखते हैं आपके। 99 प्रश्न है, दक्षिण भारत के मैनचेस्टर की संज्ञा किसे दी गई है? कानपुर को, मुंबई को, विशाखापट्टनम को और कोयम्बटूर को। तो दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है उसकी संज्ञा कोयम्बटूर को दी गई है। किसको? कोयम्बटूर को, कोयम्बटूर को। ठीक है, चौथा विकल्प आपका सही रहेगा 99 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 100, निम्न में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है? परिवर्तन प्रक्रिया का ज्ञान, राष्ट्रीय भावना का विकास, लोकतंत्र की आवश्यकता और उपरोक्त सभी। साथियों देखिए यूपीएससी स्तर पर सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य पूछा जा रहा है, तो ये सभी चीज़ें सामाजिक अध्ययन शिक्षण के उद्देश्य के अंतर्गत आ जाती है, अर्थात आपका चौथा विकल्प यहाँ सही रहेगा। अगला प्रश्न आता है मित्रों, प्रश्न नंबर 101, वृहत स्नानागार को जॉन मार्शल ने तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण बताया। यह स्थित है हड़प्पा में, लोथल, चहुंदलो और मोहनजोदड़ो। तो साथियों राइट आंसर जो है 101 में वो रहेगा ये जो विशाल स्नानागार है ये मोहनजोदड़ो में स्थित है। कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो में। चौथा विकल्प सही है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 102, प्राचीन काल में सर्वश्रेष्ठ विवाह माना जाता किसे माना जाता था? ब्रह्मा विवाह को, पिशाच विवाह को, राक्षस विवाह को और गंधर्व विवाह को। तो साथियों प्रश्न नंबर 102 में जो सही आंसर है वो रहेगा ब्रह्मा विवाह को प्राचीन काल में सर्वश्रेष्ठ विवाह माना जाता था। किस विवाह को? ब्रह्मा विवाह को। प्रथम विकल्प सही है 101 में, 102 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 103 पे चलते हैं। अशोक के बौद्ध होने का सबसे सबल प्रमाण है कि भाई अशोक बौद्ध था, इसका सबसे बेस्ट प्रमाण क्या है, कौन सा है? 8वां शिलालेख, भाब्रू लेख, रुमिनदेई लेख और सकीसा लेख। तो साथियों राइट आंसर बताना है आपको 103 में। 103 का जो सही आंसर है वो रहेगा भाब्रू लेख। ये सबसे सबल परिणाम है कि अशोक क्या था? एक बौद्ध था साथियों। दूसरा विकल्प सही रहेगा 103 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 104, यदि उन विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता रहा होता तो हम सदा के लिए हार जाते। ये शब्द किसने कहे थे? केनिंग ने, कर्जन ने, जॉन लॉरेंस ने और डिजरेली ने। तो साथियों 104 में सही आंसर बताना है, और ये जो कथन है ये कथन कहने वाले थे जॉन लॉरेंस। तीसरा विकल्प यहाँ पर आपका सही रहेगा। उपरोक्त कथन किसके द्वारा कहे गए थे? जॉन लॉरेंस के द्वारा। प्रश्न 105, 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है।
निम्न में से कौन सा विकल्प इससे संबंधित नहीं है? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और आधारभूत ढांचा। तो साथियों 42वां जो संविधान संशोधन हुआ उसको लघु संविधान संशोधन तो लघु संविधान कहा जाता है। इनमें से कौन सा इससे संबंधित नहीं है? तो यहाँ आपको आंसर देना है और इसका राइट आंसर है आधारभूत ढांचा। ये इससे संबंधित नहीं है साथियों, बल्कि इसमें पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, अखंडवाद जैसी चीजें बताई गई है। तो चौथा विकल्प सही है 105 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 106, भारतीय संविधान के निर्माता कहे जाते हैं महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, नेहरू और जाकिर हुसैन। तो भारतीय संविधान के निर्माता सभी को याद है, किसको कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को। दूसरा विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 107, शैलों के अध्ययन के विज्ञान को कहते हैं सेलिकल्चर, पेट्रोलॉजी, विमिकल्चर और उपरोक्त सभी। तो मित्रों देखिए, जो शैलों का जो अध्ययन किया जाता है उसको पेट्रोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेट्रोलॉजी के नाम से जाना जाता है। दूसरा विकल्प सही रहेगा 107 में। मित्रों नेक्स्ट प्रश्न नंबर 108, प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त, गर्त मतलब गड्ढा, मेरियाना है, जबकि हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त मतलब गड्ढा कौन सा है? डायमेटिना गर्त, जापान गर्त, बोर्नियो गर्त और सुंडा गर्त। साथियों 108 में बताना है कि आपको हिंद महासागर का सबसे जो गहरा गड्ढा है उसका नाम यहाँ पर आपको बताना है। मित्रों प्रश्न नंबर 108 में आपका चौथा विकल्प सही है। सुंडा जो गर्त है ये हिंद महासागर का सबसे गहरा गड्ढा है साथियों। चौथा विकल्प सही रहेगा 108 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 109। मित्रों प्रश्न नंबर 109 आता है, टेलीग्राफिक पठार अवस्थित है हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में और इनमें से कोई नहीं। तो जो टेलीग्राफिक पठार है साथियों वो कहाँ स्थित है? राइट आंसर बताना है। इसका सही आंसर है अटलांटिक महासागर में ये स्थित है टेलीग्राफिक पठार। दूसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 109 में। मित्रों अब अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 110, क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से देश का तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल बाजरा, गेहूं, ज्वार और मक्का। तो साथियों देखिए खाद्यान्न फसल तीसरी बतानी है तो यहाँ पर गेहूं तो होगी नहीं आपके, बाजरा, ज्वार और मक्का। तो मित्रों यहाँ पर जो राइट आंसर है तीसरी महत्वपूर्ण फसल होती है ज्वार। तीसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 110 में। नेक्स्ट प्रश्न 111, विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक एवं खपत करने वाला देश है। इस्पात का, ठीक है, उत्पादक भी और खपत करने वाला, चीन, भारत, जापान और इंग्लैंड। तो साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर है चीन। सबसे ज़्यादा जो इस्पात है उसका उत्पादन भी यही करता है और खपत भी यही करता है। तो प्रथम विकल्प सही है 111 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 112, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? असम की पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ियों में, थार के मरुस्थल में और गंगा नदी की घाटी में। तो मित्रों सबसे ज़्यादा चंदन के वन नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। दूसरा विकल्प सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको विशेष तौर पर आपको याद रखना है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 113, सड़क नीति घोषित करने वाला भारत पहला राज्य है, भारत का पहला राज्य है केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। तो मित्रों सड़क नीति की घोषणा करने वाला भारत का जो प्रथम राज्य है वो है मित्रों राजस्थान। आपका तीसरा विकल्प सही है 113 में। सबसे पहले राजस्थान के द्वारा ही सड़क नीति घोषित की गई। प्रश्न 114, कर्नल जेम्स टोड द्वारा बनवाया गया किला टोडगढ़, जिसे पहले बोराड़वाड़ा के नाम से जाना जाता है, वो किस जिले में स्थित है? बूंदी, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। तो साथियों आपको 114 में सही आंसर देना है और इसका सही आंसर है साथियों ये अजमेर जिले में स्थित है। कौन सा जिले में स्थित है? अजमेर में। दूसरा विकल्प सही रहेगा आपका। नेक्स्ट
प्रश्न नंबर 115 देखेंगे साथियों। कालीबंगा वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी से कुछ दूर स्थित है। 1952-53 में इसकी खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने, राखलदास बनर्जी ने, दयाराम साहनी ने और जॉन मार्शल ने। साथियों इसकी खोज करने वाले थे अमलानंद घोष। कौन थे मित्रों? अमलानंद घोष। प्रथम विकल्प आपका सही रहेगा 115वें प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 116। पुनर्जन्म सिद्धांत का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में और मुंडकोपनिषद में। तो साथियों जो पुनर्जन्म सिद्धांत है वो सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। प्रथम विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 116 में। अब अगला प्रश्न नंबर 117। दर्शन शब्द निम्न में से कहाँ से लिया गया है? प्राचीन यूनानी, प्राचीन रोमन, हिब्रू भाषा और अंग्रेजी। साथियों दर्शन शब्द लिया गया है प्राचीन यूनान से। कहाँ से? प्राचीन यूनानी ये शब्द है साथियों। प्रथम विकल्प 100 सही रहेगा 117 में फर्स्ट विकल्प। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 118। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? सॉरी प्रश्न क्या है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा, रावी, सिंधु और गंगा। मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो लोथल आपके भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सी नदी के किनारे पर? भोगवा नदी के किनारे पर। प्रथम विकल्प सही रहेगा 118 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 119। चीनी यात्री फाहियान ने मध्य प्रदेश को किनका देश कहा है? ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का, वैश्यों का और शूद्रों का। तो साथियों जो चीनी यात्री फाहियान भारत आया था उसने मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश कहा है। किसका देश कहा है? ब्राह्मणों का देश। प्रथम विकल्प सही रहेगा 119 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 120 आपके 120वां क्वेश्चन है साथियों। अकबर ने 1568 में चित्तौड़ को जीतकर रणथंबोर पर कब आक्रमण किया था? 1570, 1567, 1571 और 1569। तो साथियों देखिए इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा 1569 में। 1569 में अकबर ने रणथंबोर पर आक्रमण किया था। चौथा विकल्प आपका सही रहेगा 120वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 121 देखेंगे। आपके 121वां क्वेश्चन आता है। किस कानून के तहत मुगल बादशाहों ने मरने वालों की संपत्ति को जब्त कर लिया था? वतन जहागीर, अलतमगा, राजगमीता और पेबाकी। तो साथियों 121वें में जो सही आंसर है वो है राजगमीता नाम का एक कानून बनाया जिसमें मरने वाले की जो संपत्ति है उसको जब्त कर लेते थे। तो तीसरा विकल्प आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 122। किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है? पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची और चौथी अनुसूची। तो साथियों चौथी अनुसूची में ही राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है। चौथा विकल्प सही रहेगा प्रश्न 122 में। ये थोड़ा डबल क्या ट्रिपल बार टाइप हो गया, 2-2-2। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 123 पे देखते हैं साथियों। भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 333, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 331 और अनुच्छेद 330। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर है जो अनुसूचित जनजातियाँ हैं उनके लिए अनुच्छेद 330 की व्यवस्था की गई है। चौथा ही विकल्प इसमें भी सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 124 पे चलते हैं मित्रों। किसी राज्य की विधानसभा की अधिकतम संख्या हो सकती है? विधानसभा जो सदस्य है उनकी संख्या पूछी है यहाँ पर अधिकतम। तो साथियों विधानसभा की अधिकतम संख्या 500 तक हो सकती है। कितनी हो सकती है? 500 तक हो सकती है साथियों। आपका प्रथम विकल्प सही रहेगा प्रश्न 124 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 125। कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं इसका निर्णय करता है राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति। तो साथियों कोई भी विधेयक है वो धन विधेयक है या नहीं है इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। दूसरा विकल्प सही है 125वें में।
प्रश्न 126, एटलस पर्वत किस महाद्वीप का अंग है? अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो साथियों एटलस पर्वत आपके अफ्रीका का अंग है। किसका? अफ्रीका महाद्वीप का। प्रथम विकल्प सही रहेगा 126वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 127, विश्व में स्पंज लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत, रूस, जर्मनी और नामीबिया। तो साथियों राइट आंसर देना है कि विश्व में स्पंज लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। साथियों स्पंज लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपके भारत, अपना खुद आपका अपना देश है साथियों। प्रथम विकल्प सही है प्रश्न नंबर 127 में। अब प्रश्न नंबर 128 आता है, भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? जहां पर सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन होता है? यूपी, एमपी, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश। तो साथियों सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन आपके गुजरात में होता है। तीसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 128 में। मित्रों अब देखेंगे प्रश्न नंबर 129। आपके 129वां क्वेश्चन आता है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? गंगा नाम से, यमुना नाम से, जमुना नाम से और सांगपो नाम से। साथियों प्रश्न 129 में आपका सही आंसर है, तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सांगपो के नाम से। चौथा विकल्प सही रहेगा 129वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 130, उदयपुर में राजसमंद से आगे पूर्व की ओर विच्छेदित एवं कटा फटा पठार कहलाता है? लासड़िया का पठार, शान का पठार, उड़िया का पठार और आबू पर्वत। तो साथियों इसको कहा जाता है लासड़िया का पठार। प्रथम विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 130 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 131, बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलकर सवाई माधोपुर में चंबल में मिल जाती है। बनास नदी में दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है कोठारी, खारी, मोरेल और बेड़च। तो सहायक नदी तो बतानी है, लेकिन दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी आपको यहाँ पर बतानी है। तो साथियों आपके जो बेड़च नदी है ये बनास नदी में किस तरफ से मिलती है? दाईं ओर से मिलती है। तो चौथा विकल्प सही रहेगा 131 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 132, निम्न में से किस खनिज उत्पादन में राजस्थान का 100% योगदान है? विकल्प है मित्रों जास्पर, वोलस्टोनाइट, जस्ता और उपरोक्त सभी। तो देखिए राजस्थान में इन सभी का 100% उत्पादन होता है, जास्पर का, वोलस्टोनाइट का, जस्ता का। चौथा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न 132 में। मित्रों अब देखते हैं 133वां प्रश्न, रिचर्ड सकमेन का परीक्षा मॉडल है आगमनात्मक, निगमनात्मक, 1 व 2 दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो रिचर्ड सकमेन ने जो परीक्षा मॉडल दिया है वो दिया है साथियों आगमनात्मक। प्रथम विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न 133 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 134, सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र है? बताइए राइट आंसर। सभी देशों का अध्ययन करना सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र है, सभी समाजों का अध्ययन करना, सभी विषयों का अध्ययन करना, या मानव जीवन की संपूर्णता में समग्रता का अध्ययन करना। तो साथियों आपके सामाजिक अध्ययन का जो क्षेत्र है वो रहेगा आपके मानव जीवन की संपूर्णता में समग्रता का अध्ययन करना। विकल्प नंबर 4 सही है मित्रों प्रश्न नंबर 134 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 135, सामाजिक अध्ययन का विषय किस सिद्धांत पर आधारित है? कि ज्ञान एक इकाई है, ज्ञान समाज का आधार है, ज्ञानहीन मानव सामाजिक नहीं है और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ज्ञान समाज का आधार है। दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा 135वें क्वेश्चन में। इसके आधार यही इस सिद्धांत पर ही सामाजिक अध्ययन का विषय आधारित है। प्रश्न नंबर 136, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों में राष्ट्रीय चेतना का विकास करना, छात्रों में सामाजिक मूल्यों का विकास करना, छात्रों को सामाजिक दायित्वों का प्रशिक्षण देना और उपरोक्त सभी। तो मित्रों देखिए सामाजिक विज्ञान शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वो उपरोक्त सभी के अंतर्गत, ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती है। चौथा विकल्प आपका सही रहेगा 136वें प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 137,
एक शिक्षक अपनी पाठ योजना में छात्र मौर्य वंश के पतन के कारण को बता सकेंगे। अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखता है, यह उद्देश्य किसके अंतर्गत आएगा? ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग और संश्लेषण। तो साथियों, कारण बताना, तुलना करना, वर्गीकरण करना, ये अवबोध के अंतर्गत आ जाते हैं। दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा इसमें। प्रश्न नंबर 138, निम्न में से कौन सा परियोजना का एक प्रकार थॉमस एस रिस्क ने माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रतिपादित किया? सामाजिक परियोजनाएं, आर्थिक परियोजनाएं, उत्पादक परियोजना और पर्यावरणीय परियोजनाएं। तो थॉमस एस रिस्क ने यहाँ पर आपके उत्पादक परियोजनाएं माध्यमिक विद्यालयों के लिए बताई है साथियों। तीसरा विकल्प सही रहेगा 138वें प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 139, निम्न में से कौन सा एक सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है? छात्रों के ज्ञान की जांच करना, उत्तम कक्षा अध्यापन, शैक्षिक नियोजन और सामाजिक विकास। तो मित्रों, सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य है वो होता है आपके छात्रों के ज्ञान की जांच करना। प्रथम विकल्प सही है 139वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 140, अच्छे मूल्यांकन की कौन सी विशेषता नहीं है? वैधता, विश्वसनीयता, निदानात्मकता और नकारात्मकता। तो जो अच्छा मूल्यांकन है उसमें वैधता होती है, विश्वसनीयता होती है, निदानात्मकता होती है, लेकिन नकारात्मकता नहीं होती है। इसलिए चौथा विकल्प आपका सही रहेगा, यह अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है साथियों। प्रश्न 141, ऐतिहासिक घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन द्वारा छात्रों की किन शक्तियों का विकास करना चाहिए? स्मरण शक्ति, तर्क शक्ति, विचार एवं आलोचनात्मक शक्ति और उपरोक्त सभी। तो मित्रों, यहाँ पर ऐतिहासिक घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन द्वारा इन सभी शक्तियों का विकास करना चाहिए। जो छात्रों की जो शक्तियाँ हैं ये सभी, इन सभी का विकास होना चाहिए। इसलिए आपका जो चौथा विकल्प है 141वें में वो सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 142, कार्तिक मास में राजस्थान में निम्न में से कौन सा त्योहार नहीं मनाया जाता है? करवा चौथ, दीपावली, गोवर्धन पूजा और तीज। तो साथियों, कार्तिक के महीने में राजस्थान में तीज नहीं मनाई जाती है। चौथा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 142 में। बाकी ये तीनों त्योहार मनाए जाते हैं। प्रश्न 143, मित्रों, प्रश्न नंबर 143, अरावली पर्वतमाला गोंडवाना लैंड का अवशेष है, इसकी उत्पत्ति हुई है प्री कैम्बियन काल में। कैम्बियन काल में, ये कल्प नहीं है, काल है ना, अपलेशियन काल में, और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, गोंडवाना लैंड का जो अवशेष मिला है इसकी उत्पत्ति, ये गोंडवाना लैंड का तो अवशेष है, सॉरी, अरावली पर्वतमाला किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का। तो इसकी उत्पत्ति हुई है आपके प्री कैम्बियन काल में। प्रथम विकल्प सही रहेगा मित्रों प्रश्न नंबर 143 में। प्रश्न 144, राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत लगभग 58 सेंटीमीटर है। निम्न में से किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? अलवर, जैसलमेर, नागौर और झालावाड़। बिल्कुल सबसे ज़्यादा वर्षा होने वाला जिला कौन सा है साथियों? झालावाड़ है। चौथा विकल्प सही है, मतलब हमारा खुद का जिला। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 145, लीपू लेक दर्रा किस राज्य में है? उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो लीपू लेक दर्रे की अगर बात करें मित्रों, ये स्थित है आपके उत्तराखंड में। प्रथम विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। लीपू लेक दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में है साथियों। प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट 146वां क्वेश्चन है मित्रों, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का पूर्वी तट कहलाता है? उत्तरी तट, उत्तरी सरकार तट, कोरोमंडल तट, कोंकण तट और मालाबार तट। तो साथियों, राइट आंसर जो इसका है प्रश्न नंबर 146 में वो है कोरोमंडल तट। कहते हैं इसे, क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट इसको कहा जाता है। तो दूसरा विकल्प सही रहेगा 146वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 147, सामाजिक विज्ञान का शुद्ध अर्थ है मानव व उसके पर्यावरण का अध्ययन, समाज का अध्ययन, सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन और प्राकृतिक वातावरण का अध्ययन। तो देखिए, मानव और उसके पर्यावरण का अध्ययन, ये सामाजिक अध्ययन का शुद्ध अर्थ लिया जाता है साथियों। इसलिए आपका प्रथम विकल्प यहाँ सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 148, 15 अक्टूबर 1857 को राजस्थान के किस शहर में क्रांति की शुरुआत हुई थी? नसीराबाद, नीमच, कोटा और जयपुर।
तो साथियों 15 अक्टूबर 1857 को राजस्थान के जो कोटा शहर है इसमें क्रांति की शुरुआत हुई थी। तीसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न 148 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 149, छात्रों में समय ज्ञान विकसित करने के लिए इतिहास कक्ष में किस चीज की व्यवस्था करनी चाहिए? समय रेखाएं, समय चार्ट, समय ग्राफ और उपरोक्त सभी। तो साथियों इन सभी की व्यवस्थाएं कक्षा कक्ष में, इतिहास कक्षा कक्ष में करना चाहिए समय ज्ञान विकसित करने के लिए। चौथा विकल्प सही है। और आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे साथियों 150वां प्रश्न। बिल्कुल कमेंट करके जाए कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर किसी प्रश्न पर डाउट हो तो अभी कमेंट कर दे साथियों, ताकि उसमें कल संशोधन कर दिया जाए आपके। तो 150वां प्रश्न है, मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, धौलपुर एवं करौली रियासतें शामिल थी। इस संघ का विलय किया गया था वृहत राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान संघ में, संयुक्त राजस्थान संघ में और इन सभी में। तो साथियों इसका विलय वृहत राजस्थान में किया गया था। किसमें? वृहत राजस्थान में। प्रथम विकल्प सही है। तो साथियों ये थे आज के 150 क्वेश्चन है SST वालों के लिए। बिल्कुल वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूले साथियों। बिल्कुल बहुत ही मेहनत मैंने की है इन वीडियो को बनाने में, तो होता है आप भी